हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस किया था कि आखिर ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ये क्या होती है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चैलेंजेस है, क्या टाइप्स होते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के और क्यों एग्रो फॉरेस्ट्री जरूरी है जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग को रिप्लेस कर रही है, और क्या क्या चीजें हैं जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग में नहीं थी जिसकी वजह से हमें एग्रो फॉरेस्ट्री की जरूरत पड़ी। सो इसी से रिलेटेड बाकी सारे पॉइंट्स को भी यहाँ आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इशू है हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के साथ और किस तरीके से हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। Issues with farming practice in India. For more than 5 decades, Indian agriculture has been facing several problems related to increase in input cost to increase productivity. अगर हम बात करें तो कई दशकों से भारत को जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको कई ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, भले ही चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या फिर कॉस्ट से रिलेटेड हो। द प्रोडक्टिविटी proportional to input is maintained for a certain time before stabilizing and then progressively decline in many cases. कई बार ये देखा जाता है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रोपोर्शनल है, मतलब बढ़ती हुई है वो, लेकिन हम उसे नहीं कह सकते कि वो स्टेबलाइज रहती है, वो फिर से डिक्लाइन होने लगती है कई केसेस में। फार्मर्स हैव बीन यूजिंग द कॉमन गवर्नमेंट प्रमोटेड ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ राइस बीज फॉर अ लॉन्गर टाइम टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी। कई सालों से जो फार्मर्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? अगर हम हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं तो हम हरित क्रांति के बारे में भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि आखिर ये हरित क्रांति क्या है। तो इसके द्वारा जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वही आज भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ फसलों पर ही जोर दिया गया था, जैसे कि राइस है, व्हीट है, बार्ले है। इन्हीं फसलों के बारे में यहाँ पर उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ कहा गया। Following the same cropping pattern for a longer period has diminished the specific nutrient from the soil, resulting in soil deficiency along with a declined populations of a microfauna in the soil. कई सालों से एक ही पैटर्न का इस्तेमाल करते करते जो मिट्टी है उसके न्यूट्रिएंट्स भी डिमिनिश हो गए हैं और सॉइल डेफिशिएंसी यहाँ पाई जा रही है, और सॉइल में जो माइक्रोफोना प्रेजेंस होते हैं वो भी नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। The microfaunal population is responsible for the mobilization and absorption of a particular nutrient in the crop, जिसे हम कहते हैं राइजोस्फीयर। मिट्टी में एक अलग तरह का मोबिलाइजेशन पाया जाता है जो कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होता है, उसे हम माइक्रोफोनल पॉपुलेशन कहते हैं, लेकिन वो भी अब मिट्टी में नहीं पाया जा रहा। Reductions of the microfaunal population in the soil is a serious issue because without microfaunal activity, the soil is lost to self-perpetuate and its ecology for crop production. यहाँ पर जो माइक्रोफोनल पॉपुलेशन है उसका रिडक्शन मिट्टी के लिए एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अगर मिट्टी में ये माइक्रोफोनल एक्टिविटीज नहीं पाई जाती तो कोई भी जो क्रॉप है वो प्रोडक्ट नहीं हो सकती, उसमें क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता इकोलॉजिकली। The monocropping pattern also reduces resource use efficiency. अब यहाँ पर जो monocropping pattern इस्तेमाल किया जा रहा है उसने भी यहाँ पर resource use efficiency को कम कर दिया है। To meet the deficiency of soil nutrients, farmers apply fertilizer. सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जिनमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। सो मोनोक्रॉपिंग पैटर्न हैव more chances to be attacked by the same type of insect and pest, which in turn are controlled by pumping the insecticides and pesticides. This accumulates the residue of these chemicals in the soil, which pollute the soil, crop and environment. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब फसलों में कहते हैं हम कि कीड़े लग जाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनपे
पंपिंग की जाती है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक डाले जाते हैं। वो कीटनाशक उन कीड़ों को तो मार देते हैं लेकिन हमारी मिट्टी को, हमारे क्रॉप को, हमारे एनवायरमेंट को क्या करते हैं, पल्यूट कर देते हैं। वीड इन्फेस्टेशन आर ऑन द राइज टू, necessitating the applications of weedicides or herbicides to eradicate them. Thus, persistent use of chemical decline productivity reduces resource use efficiency and deteriorates soil health. यहाँ पर जो वीडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर ये मिट्टी को क्या कर रहे हैं, मिट्टी की हेल्थ को, सॉइल की हेल्थ को रिड्यूस कर रहे हैं और उसमें से जो रिसोर्सेज हैं वो इनकी वजह से खत्म हो जाते हैं। Breaking the monocropping pattern by introducing diverse crop and cropping pattern help in reviving the soil health. ये जो मोनोक्रॉपिंग पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी हमारी सॉइल हेल्थ पर काफी असर डाल रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है रिसोर्स यूज इफिशियंसी को। And traditional pattern of agriculture in India has wider crop diversity, is more stable and it's natural. जो इससे तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल पैटर्न है एग्रीकल्चर का काफी ज्यादा ठीक था क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल और ज्यादा नेचुरल था। उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते थे वो लोग। द घरवाल हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया Varanasi has a crop diversification system for cultivating 12 crop in a year. ये जो जगह है इंडिया की गढ़वाल हिमालयन रीजन, यहाँ पर क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सिस्टम चलता है और 12 क्रॉप्स हर साल यहाँ कल्टीवेट की जाती है। 12 अनाज लिटरली मीन्स 12 फूड ग्रेन्स, और यहाँ पर 12 अनाज का एक वो चलाया जाता है। 12 अनाज क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, उसको हम 12 फूड ग्रेन्स कहते हैं। ये एक ट्रेडिशनल हेरिटेज है उस एरिया का। The above issue faced by traditional farming practices can be solved by agroforestry to a great extent. तो हमने जितने भी सारे इश्यूज पढ़े कि हमारी मोनोक्रॉपिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग में जितने इशू क्रिएट हो रहे हैं ये सभी कुछ दूर हो सकते हैं अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल करेंगे। काफी हद तक रिजॉल्व हो सकते हैं। अब बेनिफिट्स क्या क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री के, तो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ये हैं कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है यहाँ पर प्रेशर और नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री इज नोन टू हैव द पोटेंशियल टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट। एग्रो फॉरेस्ट्री में ये पोटेंशियल है कि वो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम कर सकती है, माइक्रो क्लाइमेट को मॉडरेट कर सकती है और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व कर सकती है। कार्बन sequestration. Agroforestry species are known to sequester as much carbon in the below ground biomass as the primary forest and are far greater than the crop and grass system. यहाँ पर एग्रोफॉरेस्ट्री के जो स्पीसीज होते हैं वो ग्राउंड जो कार्बन एंड बिलो ग्राउंड बायोमास होती है उसको वो क्या करते हैं, सिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फार ग्रेटर देन द क्रॉप एंड ग्रास सिस्टम, क्रॉप और ग्रास सिस्टम से ज्यादा बेहतर। Agroforestry enables agricultural land to withstand extreme weather events such as flood, drought and climate change. यहाँ जो एग्रोफॉरेस्ट्री है वो फ्लड, ड्रॉट, क्लाइमेट चेंज इनसे कुछ हद तक लड़ सकती है। एग्रोफॉरेस्ट्री इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ सॉइल एंड प्रिवेंशन सॉइल इरोजन एज वेल। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या कर सकती है, हमारी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को भी बढ़ा सकती है और प्रोटेक्ट भी कर सकती है क्योंकि ये नेचुरल होती है और सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट कर सकती है। इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ये हैं कि जो ट्री प्रोडक्ट्स एंड ट्री सर्विसेज हैं आल्सो कंट्रीब्यूट रोबस्टली टू रूरल लिवलीहुड। जो पेड़ के प्रोडक्शन है, जो पेड़ की सर्विसेज हैं, ये उन रूरल लिवलीहुड्स के लिए भी काम आएंगी, जैसे कि फ्रूट है, फॉडर है, फ्यूल है, फाइबर है, फर्टिलाइजर है, टिम्बर है, ये सब कुछ हमें एक पेड़ दे सकता है। तो यहाँ पर इनकम जनरेशन भी होगा। अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, ट्री है। लेकिन कई लोग जो फार्मिंग करते हैं उनके अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो वो पेड़, पर पेड़ कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकते। पानी गिरे, बाढ़ आए, कुछ भी हो, लेकिन पेड़ के फल बराबर लगते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो ये एक सेकेंडरी ऑप्शन भी है एग्रो फॉरेस्ट्री उन लोगों के लिए अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो वो पेड़ के साथ अपनी इनकम को कंटिन्यू कर सकते हैं। इट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव फॉर लैंड ओनर्स टू मैनेज देयर एग्रीकल्चर लैंड इन एब्सेंस ऑफ अ फैमिली लेबर। ये क्या करता है, ये उन लैंड ओनर्स को एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है जो कि हम अपने एग्रीकल्चर लैंड को मैनेज कर सकते हैं फैमिली लेबर्स की एब्सेंस में भी। Agroforestry has significant potential
to employ the rural and urban population through production. एग्रोफॉरेस्ट्री में ये सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है कि वो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन दोनों को प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट दे सकती है. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड वैल्यू एडिशन वेंचर्स. तो इकोनॉमिकल बेनिफिट है. सोशल बेनिफिट ये है कि एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोवाइड बेटर एंड स्टेबल इनकम, इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड. ये आप पिक्चर देख सकते हैं. यहाँ पर इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ यहाँ पर आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर अगर आप सेंटर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई फसल लगी हुई है, कोई क्रॉप है. इसी को हम कहते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री, जहाँ पर आप पेड़ और फसलों को साइमल्टेनियसली टुगेदर आप उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो ये क्या करता है एग्रोफॉरेस्ट्री? एक बेटर और स्टेबल इनकम इंप्रूव करता है लोगों की. सेल्फ डिपेंडेंट विलेज को बना रहा है, यानी कि जो गांव के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप पे निर्भर थे, अब वो फॉरेस्ट में भी काम कर रहे हैं. तो उनके लिए वो सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं. अगर यहाँ पर किसी कारण से उनकी क्रॉप या फसल खराब हो जाती है तो उनके पास एक सेकेंडरी ऑप्शन पेड़ भी रहेंगे. ग्लोबल क्लाइमेटिक गोल, यहाँ पर एक और ग्लोबल क्लाइमेटिक गोल है एग्रोफॉरेस्ट्री का, that agroforestry can help the world fulfill international obligations on the climate of creating additional carbon sink. यहाँ पर जो एडिशनल कार्बन सिंक बाय 2030 तक करनी है, तो नेट जीरो करनी है 2070 तक, वो भी एग्रोफॉरेस्ट्री की मदद से हो सकती है. इट विल हेल्प टैकल डेजर्टिफिकेशन मीटिंग टारगेट ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में. इसको भी टैकल कर सकती है एग्रोफॉरेस्ट्री. अब हम भारत में एग्रोफॉरेस्ट्री की बात कर लेते हैं. India became the first country to adopt an agroforestry policy, National Agroforestry Policy in 2014 to promote employment, productivity, environmental conservation. भारत पहली ऐसी कंट्री है जिसने की एग्रोफॉरेस्ट्री की पॉलिसी को अपनाया है. नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 में इसे अपनाया है और एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए. इन 2016 saw NAP being pushed to national effort with funds to transform agroforestry. 2016 में NAP ने यहाँ नेशनल एफर्ट्स और फंड्स बनाए थे एग्रोफॉरेस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. इन द 2022 to 23 यूनियन बजट, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाईलाइटेड द एम टू प्रमोट एग्रोफॉरेस्ट्री. 2022 और 23 का जो यूनियन बजट बना है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ हाईलाइट किया है कि जो एग्रोफॉरेस्ट्री है उसे भारत में प्रमोट किया जाएगा. But the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare merged the SMAF with the Rashtriya Krishi Vikas Yojana, which deprived the agroforestry sector of its flagship implementation arm. यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्म वेलफेयर जो है उसने SMAF को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ मर्ज कर दिया है ताकि ये और बेहतर हो सके और एग्रोफॉरेस्ट्री सेक्टर में इसे फ्लैगशिप मिल सके और ये इम्प्लीमेंट कर सके तेजी से. द नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 में जो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जिसे भारत ने अडॉप्ट किया है, ये क्या है? ये प्रमोट कर रही है एग्रो फॉरेस्ट्री को टू इंक्रीज फार्म इनकम, जिससे कि फार्म इनकम, लिवलीहुड ऑफ रूरल हाउस होल्ड और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की यहाँ जो इनकम है वो बढ़ सके. प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करने में मदद कर रही है. ये एक रिसाइलेंट क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम है जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करता है. हम ये तो नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंज को एग्रोफॉरेस्ट्री पूरी तरीके से खत्म कर देगी, ये हम नहीं कह सकते, पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक ये जो क्लाइमेटिक इवेंट्स है उन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है. साइमल्टेनियसली प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज. इसके अलावा ये कुछ रॉ मटेरियल भी वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज है उन्हें प्रोवाइड करेगी, जिससे जो रूरल पीपल्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा फॉरेस्ट के जरिए. टू डेवलप कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ रिसर्च इन एग्रोफॉरेस्ट्री एंड क्रिएट अ मैसिव पीपल मूवमेंट फॉर अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव. ये क्या करेगा? ये उन लोगों में स्ट्रेंथ डेवलप करेगा, कैपेसिटी डेवलप करेगा, जिससे वो एग्रोफॉरेस्ट्री में हेल्प कर सके और ये एग्रोफॉरेस्ट्री हमारे फॉरेस्ट एरिया को भी डेवलप करेगा. ये है हमारा नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 जिसे भारत ने अपनाया है. चैलेंजेस क्या क्या है लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री में? एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर लैंड. यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर कुछ ठीक प्रभाव नहीं होगा इसका. इन द फील्ड along which trees have been planted, the productivity per unit area decrease.
as in at least about 2 meters from the trees, the moisture content in the soil is significantly reduced. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वहाँ पर प्लांट किए जाएंगे तो जो जगह है फसलों के लिए वो कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो मॉइस्चर है कम से कम 2 मीटर पौधों के पेड़ों के 2 मीटर तक जो सॉइल है वो वहाँ पर उसका मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा। अनसाइंटिफिक प्लानिंग कैन ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। अगर ये कोई साइंटिफिक प्लानिंग नहीं होगी, अनसाइंटिफिकली होगी, तो ये क्या करेगा, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। With increased diversity, the risk of pest and disease may also increase. अब यहाँ पर एक डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है कि पौधे और फसलें दोनों ही एक, पौधों में तो कितनी चीजें पाई जाती है हम बता भी नहीं सकते। फसलें हम खाते हैं क्योंकि अगर वो व्हीट है, राइस है, बार्ले है, मेज है, कुछ भी इस तरह की फसल है वो उन्हीं पेड़ों के पास लगी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक रिस्क भी है डिजीजेस की, यहाँ पे बीमारियां भी बढ़ सकती है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। लैक ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। अब जो फार्मर्स हैं वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उन्हें ट्री रोटेशन के बारे में नहीं पता, उन्हें नहीं पता मैच्योर ट्रीज के बारे में, तो यहाँ पर उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। दूसरी बात ये कि द टेंडेंसी ऑफ फार्मर टू ऑप्ट फॉर मार्केट ओरिएंटेड ट्रीज रेदर देन ट्रीज व्हिच आर मोर इकोलॉजिकल सूटेड। अब उन्हें नहीं पता कि हमें किन पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है जो फ्यूल वुड दे सके, जो फॉडर दे सके। Agroforestry has benefited the big farmers more than the marginal small farmer। यहाँ ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को नॉलेज है इस बारे में, जो बिग फार्मर्स हैं, उनके लिए एग्रोफॉरेस्ट्री बहुत ज्यादा बेनिफिटेड है एज कम्पेयर टू मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए। फूड इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। द डाइवर्जन ऑफ फूड एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम सीरियल्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स में क्रिएट अ स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। जब यहाँ पर कम प्रोडक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट और क्रॉप दोनों एक साथ हैं, तो यहाँ फूड इंडस्ट्री पे बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल के लिए काम करेगी, फिर वो फिर क्रॉप पे ध्यान क्यों देंगे। पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ प्लांटिंग ट्रीज एंड फर्टिलाइजर। यहाँ पर अगर उपजाऊ जमीन है, फर्टाइल लैंड है, उस पर आप पेड़ उगा दोगे तो यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उन पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। तो यहाँ पे कई ऐसी चीजें हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये अच्छा भी है और बुरा भी है। दोनों ही चीजें हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ, लेकिन इसके बुरे प्रभाव कम और पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए भारत ने भी एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर कहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आज आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फॉलो करें हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को, और ऐसे ही बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।